वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 2 मार्च और पिछले दिन का और आज का 2 दिनों का करंट अफेयर्स जितना भी इम्पोर्टेंट है हम उसकी चर्चा करेंगे यहाँ पे, है ना। साथ ही जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपने पिछली बार का पढ़ रखा है उसको भी हम यहाँ पर याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जितने इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम्स में बनने की संभावना है, जो बार बार पूछे जाते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और उससे पहले मैं आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछता हूँ, है ना, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना रहता है, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, इस वीडियो के ऊपर अगर आपको अच्छा लगता है तो 100 लाइक का टारगेट मैंने रखा है, ठीक है। आप जरूर लाइक कीजिएगा। और जो पीडीएफ है, आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जो कि इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में ओएजी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? देखिए, ओएजी की रिपोर्ट, ओएजी क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है ऑफिशियल एयरलाइन गाइड। अगर बात करें तो ये है ना यूके यानी ब्रिटेन की एक एयर कंसल्टेंसी है। और इसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट यानी बात करें वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट जो आपका एयरपोर्ट है, जो हवाई अड्डा है, वो कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, दुबई बना है। कौन सा? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अंदर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नंबर 1 पर है। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको ध्यान रखना है, ये अमेरिका का एयरपोर्ट है, ये दूसरे नंबर पे है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, टॉप 10 के अंदर ना भारत के एक एयरपोर्ट ने जगह बनाई है जो 8वें नंबर पे है। और उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि नई दिल्ली में है ना। नई दिल्ली वाला जो हमारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। सॉरी। तो टॉप 10 के अंदर आपको ध्यान रखना है, टॉप 10 में हमारा एक एयरपोर्ट जो कि 8वें नंबर पे है। और वो कौन है? नई दिल्ली का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अपना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहले नंबर पे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? देखिए, आपने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में सुना, वन नेशन वन राशन कार्ड जो था उसके बारे में सुना। अभी ये एक नई चीज आई है, वन नेशन वन पोर्ट। पोर्ट यानी बंदरगाह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वन नेशन वन पोर्ट जो पहल है, इसका उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य क्या होने वाला है? इसका उद्देश्य ये है कि भारत के जितने भी प्रमुख बंदरगाह हैं, ठीक है, उनके परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करना और समुद्री क्षेत्र में व्यापार दक्षता को आसान बनाना, ताकि कारोबार जो है वो आसानी से हो सके। यही इसका उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो अभ्यास किया गया है ये कहाँ पर किया गया है? तो जोधपुर के अंदर किया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन हुआ है, ये कब से कब तक हुआ है? तो 24 से लेकर के 28 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो वायुसेना स्टेशन यानी एयरफोर्स स्टेशन, जोधपुर, राजस्थान के अंदर किया गया। जोधपुर कहाँ पर है? तो राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूफी संगीत समारोह जहान ए खुसरो 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दरअसल अभी 25वीं वर्षगांठ थी सूफी संगीत समारोह की। बात करें जिसका नाम क्या है? जहान ए खुसरो। इसका अभी सॉरी, इसका जो अभी आयोजन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। बात करें अगर हम इसकी, तो इस यहाँ पे देखिए 28 फरवरी आपको दिख रहा है ना। और स्थान क्या दिख रहा है? सुंदर नर्सरी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में इसका आयोजन किया जा रहा है ना, आयोजन किया गया है। और अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी जी इस समारोह में शामिल हुए थे, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है? जहान ए खुसरो 2025। और कब से कब तक? तो 28 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया था और 28 फरवरी से चला है। और आज है 2 मार्च। आज जो है ये आपका अंतिम दिन है, आज ये खत्म हो जाएगा। तो 28 फरवरी से 2 मार्च तक इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर? तो नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जिसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? MWC,
2025 कहाँ आयोजित हुआ है? दरअसल ये जो आपका सम्मेलन है, जो समिट है, ये अभी आयोजित हुआ है बार्सिलोना में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए MWC यानी मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2025 की बात करें तो ध्यान रखिएगा 3 से लेकर के 6 मार्च तक आयोजित होगा। 3 मार्च से 6 मार्च तक। और कहाँ पर? तो आपको ध्यान रखना है बार्सिलोना में। कहाँ पर आयोजित होगा? बार्सिलोना में। बार्सिलोना कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा बार्सिलोना जो है वो स्पेन में है। कहाँ पर? स्पेन के अंदर है। समझ में आया? कब से कब तक? 3 से 6 मार्च। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? जीन हैकमैन कौन थे? जीन हैकमैन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना? इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये कौन है? तो जीन हैकमैन जो है ये एक अमेरिकी अभिनेता हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे इमेज देखिए, ये है आपके जीन हैकमैन और ये एक अमेरिकी अभिनेता हैं। 2 बार इन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता। ऑस्कर अवार्ड आप सभी को पता ही होगा, है ना? सिनेमा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा अवार्ड होता है ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, 2 बार इन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता। कब कब जीता है? तो ये जरूर सन याद रखिएगा, 1972 में और 1993 में। हो सकता है आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं स्टेटमेंट के हिसाब से आ रहे हैं, उसके अंदर ये आपको क्वेश्चन फंसा सकता है। तो ये सन जरूर ध्यान रखिएगा, 2 बार इनको ऑस्कर अवार्ड कब कब मिले। इसके बाद 2 ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया। 4 बार ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत चुके हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। नाम क्या है? जीन हैकमैन, अमेरिकी अभिनेता। आपने सुपरमैन और बहुत सी ऐसी मूवीज हैं जिसके अंदर इनको देखा होगा, काम किया है इन्होंने काफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, नाम है आधार सुशासन पोर्टल। इंग्लिश में बात करें इस पोर्टल को तो ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है आधार गुड गवर्नेंस। सॉरी, थोड़ा गला और खांसी अभी तक सही नहीं हो पाया है ना? माफी चाहता हूँ इसके लिए, डिस्टरबेंस के लिए। आधार सुशासन पोर्टल यानी अगर हम बात करें गुड गवर्नेंस की, आधार गुड गवर्नेंस की, तो इसका उद्देश्य क्या है? अगर बात करें तो आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाना। जैसे आप देखते हैं कोई भी चीज अगर चेंज करना होता है, कोई भी आधार कार्ड के अंदर कोई भी चेंजेस करने रहते हैं, है ना? कोई भी अनुरोध करना होता है हमको, तो उसके अंदर बड़ा जटिल प्रोसेस है, उसी को थोड़ा सरल बनाना। ठीक है, अगर बात करें तो डिजिटल इंडिया पहल को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ही इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस जनजाति सॉरी, हाल ही में किस जनजाति द्वारा अरुणाचल प्रदेश में न्योकुम यूलो महोत्सव मनाया गया है? न्योकुम यूलो उत्सव, इस उत्सव को ध्यान रखिएगा कहां पर मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अब पूछा जा रहा है किस जनजाति के द्वारा मनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है नीसी जनजाति। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीजिएगा, अक्सर स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चंस बनते हैं, कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है। अच्छा, इसके अलावा अगर कुछ आपको याद आ रहा हो तो तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी पहाड़ियों पर रहने वाली एक टोडा जनजाति है, जिसने अभी हाल ही में मोधवेत फेस्टिवल मनाया था। याद आ रहा आप लोगों को? मोधवेत फेस्टिवल, ये मोधवेत फेस्टिवल जो है टोडा जनजाति के द्वारा मनाया गया था, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है तमिलनाडु के अंदर। एक अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा है मिसिंग जनजाति, याद आ रहा है? मिसिंग जनजाति ने अली ए लिगांग असम की जनजाति है, ये कहाँ की? असम की जनजाति है। और इसने एक फेस्टिवल मनाया था अभी, और कौन सा फेस्टिवल है? अली ए लिगांग। ये मैंने शायद परसों ही पढ़ाया होगा आपको, है ना? अभी ये जो फेस्टिवल है, इस त्योहार को हमने पढ़ाया था अभी 2-3 दिन पहले ही, तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये जो फेस्टिवल है न्यूकोम यूलो उत्सव, ये ध्यान रखिएगा एक तरह का फसल उत्सव है, एक तरह का कृषि त्योहार है ना? ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2024 में किस देश की जन्म दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है? बात करें यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं जापान की। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। दरअसल जो जापान की जन्म दर है, जन्म दर का मतलब हम बात करें बर्थ रेट जो है, वो लगातार कम होती जा रही है।
अगर मैं आपको बताऊं तो लगातार अब की बार 9वें वर्ष से कम हुई है, मतलब लगातार 9वें वर्ष से कम होती जा रही होती जा रही होती जा रही है। और पता है जापान अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, मतलब आप ये समझिए कि सॉरी, आर्थिक मदद भी जापान कर रहा है ना, ताकि जो जन्म दर है वो बढ़ सके। देखिए अगर जन्म दर बढ़ेगी नहीं तो जितने लोग हैं वो वृद्ध होते जाएंगे, तो वृद्ध, आप सोचिए किसी भी देश को अगर बढ़ाना है आगे ना, तो वहां पे युवा पीढ़ी की बड़ी आवश्यकता होती है। और युवा पीढ़ी कब आएगी? जब जन्म दर बढ़ेगी, ठीक है। तो जापान, और इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना, जैसे जापान हो गया, यहाँ पे आपको जन्म दर कम देखने को मिलेगी। जर्मनी हो गया, यहाँ पे भी कम देखने को मिल रही है जन्म दर। लेकिन जापान का बहुत ही ध्यान रखिएगा, जापान आपके लिए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उससे पहले बात करते हैं जापान कहाँ पर है, और जापान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये आप एशिया महाद्वीप देख रहे हैं। एशिया महाद्वीप में ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है ना, यही है आपका जापान, ठीक है। यहाँ पर देखिए बड़े मैप के अंदर जापान को दिख रहा है आपको। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, ये चार, कितने, चार मुख्य द्वीपों से मिलकर के बना है। और एग्जाम में द्वीपों का क्रम पूछा गया है, ठीक है। क्या है? पहला होकैडो, दूसरा आपको ध्यान रखना है होन्सू, तीसरा ध्यान रखना है सिकोकू, और चौथा ध्यान रखना है क्यूसू। ये देखिए ये चार द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्सू द्वीप सबसे बड़ा है। जो राजधानी है टोक्यो, वो कौन से द्वीप पर स्थित है? इसी होन्सू द्वीप पर स्थित है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है राजधानी क्या है? टोक्यो इसकी राजधानी है। येन यहाँ की करेंसी है। और अभी जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, ध्यान रखिएगा, शिगेरू इशिबा का नाम, ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए अक्सर जो भी देश चर्चा में रहते हैं ना, उनकी राजधानी पूछी जाती है। तो मैं ना इसकी राजधानी एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं मेरे एक फ्रेंड के साथ जाता हूँ, एक दोस्त है मेरा, फ्रेंड है। जब भी मैं उसके साथ जाता हूँ तो वो क्या करता है, जब भी मैं उसके साथ जाऊंगा, यानी जब भी जाता हूँ यानी जा, और तो वो क्या करता है, पान खा लेता है। वो रास्ते में क्या करता है, पान खरीदता है, और पान खरीद के क्या करता है, थूकता रहता है रास्ते भर, सड़कें गंदी करता रहता है। इंडियन कोबरा का रोल निभाता है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको हमेशा ना टोक देता हूँ। क्या करता हूँ? टोकता रहता हूँ, भैया मत खाओ, मत थूको, सड़क मत गंदी करो। तो इसकी राजधानी क्या हो गई? टोक्यो। समझ में आया ट्रिक क्या बता रहा हूं मैं? छोटा सा ट्रिक है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। यानी जब भी मैं अपने दोस्त के साथ जाता हूँ, वो पान खाता है और वो थूकता है, और मैं उसे क्या करता हूँ, टोकता हूँ। तो आप भी कभी भी जाइए, कोई पान खाता हुआ दिखे, आप उसे जरूर टोकिए। अगर वो आपका सड़क गंदा कर रहा है, या फिर आपके कोई फ्रेंड हो, तो उसे आप जरूर टोकिए कि वो पान जो है नहीं खाए। सॉरी, ये गला काफी हद तक सही हो गया है, एक दो दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, जापान का उपनाम बताना है आपको। उपनाम क्या है? तो इसे निप्पन के नाम से जाना जाता है, सुकुमार, सूर्योदय का देश, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन। ये जो चार पांच नाम बता रहा हूं मैं आपको, ये जापान के उपनाम हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। मुख्य द्वीप कौन से हैं? होkkaido, होन्सू, शिकोकू और क्यूसू। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो होkkaido है और जो होन्सू है, इसके बीच में थोड़ी सी आपको एक जगह दिख रही होगी, यहाँ पे एक जल संधि है, ठीक है। यहाँ पे एक जल संधि है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर एक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? सुगारू जल संधि, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है कहाँ पर जापान में पाया जाता है? वीवा झील जो है वो जापान में स्थित है। और युद्ध अभ्यास की बात करें तो धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जिमेक्स, सिन्यू मैत्री, और एक और है मालाबार, मालाबार अभ्यास। ये जो है ये सब जापान के साथ होने वाले युद्ध अभ्यास है, भारत और जापान के बीच में। मालाबार में चार देश जो है मिलकर के युद्ध अभ्यास करते हैं, ये बहुपक्षीय अभ्यास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में राष्ट्रीय सॉरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे जो है ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 28 फरवरी को। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है।
बात करें पहली बार कब ये दिवस मनाया गया था, तो ये दिवस जो है ये पहली बार मनाया गया था 1987 के अंदर मनाया गया था, है ना। इस बार की थीम क्या है, तो थीम ध्यान रखिएगा, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, ये इस बार की थीम है। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की बात करें और साथ ही साथ कि ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आइए ध्यान से देखिएगा, एक है सीवी रमन, इनका पूरा नाम क्या है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, आपको नाम ध्यान रखना है पूरा नाम। इन्होंने किसकी खोज की थी, रमन प्रभाव की खोज की थी, किसकी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, रमन प्रभाव। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, कब की थी खोज रमन प्रभाव की, तो 28 फरवरी 1928 में इन्होंने खोज की थी। इसीलिए 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, तो हम मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या नेशनल साइंस डे। वहीं पे बात करें तो इस खोज के लिए 1930 में इनको भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय व्यक्ति थे। 1994 में इनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। 94 नहीं, ये से आप करेक्ट कीजिएगा, 1954, 1954, है ना, भारत रत्न इनको कब मिला, 1954, ये टाइपिंग मिस्टेक है, करेक्ट कर लीजिएगा। एक और दिवस आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड साइंस डे। एक तो नेशनल साइंस डे है, नेशनल साइंस डे कब, 28 फरवरी को। एक है वर्ल्ड साइंस डे, ये मनाया जाता है आपका 10 नवंबर को, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, नेशनल और वर्ल्ड साइंस डे में। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, उससे पहले एक और चीज ध्यान रखिएगा, अभी 28 फरवरी को तो मना लिया हमने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी को ही आपको ध्यान रखना है, एक पुण्यतिथि भी मनाते हैं हम लोग, किसकी पुण्यतिथि, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि, है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका सेबी का, ठीक है। सेबी के अभी 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांत पांडे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इन्होंने किसकी जगह ली है, तो माधवीपुरी बुच की जगह ली है। माधवीपुरी बुच बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, चूंकि ये महिला अध्यक्ष थी और पहली महिला अध्यक्ष थी, इसलिए आपके स्टैटिक जी के क्वेश्चन हमेशा के लिए बना रहेगा, कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। बीवीआर सुब्रमण्यम की बात करूं अगर मैं, तो ये अभी हाल ही में नीति आयोग के सीईओ, मतलब पहले भी सीईओ थे, बस इनका कार्यकाल 1 साल के लिए फिर से क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। वी नारायणन की बात करें तो ये इसरो के अध्यक्ष हैं, और मजे की बात यह है कि ये भी इसरो के 11वें नंबर के ही अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो सेबी के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे। अब सेबी क्या है, सेबी की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, सेबी की फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा गया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है। सेबी क्या करती है, जो शेयर मार्केट होता है ना, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, तो सेबी करता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ, इसकी स्थापना हुई थी सेबी की 12 अप्रैल 1988 में। इसे वैधानिक निकाय 1992 में घोषित किया गया, कहने का मतलब इसे जो कानूनी मान्यता मिली थी वो 1992 में मिली थी। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, माधवीपुरी बुच जो है ये पहली महिला अध्यक्ष है सेबी की, इसलिए ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपके स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन गया है हमेशा के लिए, क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष बने हैं वो तुहिन कांत पांडे बने हैं, वो ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में सेबी द्वारा कुछ ऐप और पोर्टल जो है वो लॉन्च किए गए हैं, उसकी बात कर लेते हैं। क्या क्या लॉन्च किया गया है, ध्यान से सुनिएगा। एक लॉन्च किया गया है अभी आपका आई स्पोर्ट पोर्टल। ये जो पोर्टल है ये आपको ध्यान रखना है, टेक्निकल ग्लिचेस की रिपोर्ट करने के लिए, है ना, इसको लॉन्च किया गया है। सारथी 2.0 की बात करें तो ये निवेशकों के लिए, है ना, जो जो भी शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। इसको 2.0 की बात करें तो ये भी आपको ध्यान रखना है, निवेशकों के शिकायतों के समाधान करने के लिए इसको लॉन्च किया था सेबी ने। फिर मित्रा प्लेटफॉर्म आपको ध्यान रखना है, ये भी सेबी ने लॉन्च किया था। एक और आपको ध्यान रखना है, सेबी ने ही अभी एक एसआईएफ का गठन किया है। किसका, एसआईएफ का गठन किसने किया, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, सेबी ने किया है। क्या है एसआईएफ, तो ध्यान रखिएगा इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, हिंदी में कहूं
तो विशेष निवेश कोष क्या होता है? विशेष निवेश कोष। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में SABA विमेंस चैंपियनशिप 2025 जो है ये कौन जीता है? इसकी बात कर रहे हैं, सबा विमेंस चैंपियनशिप 2025। ध्यान से सुनिएगा, ये जो टूर्नामेंट है ये बास्केटबॉल टूर्नामेंट है। क्या है? बास्केटबॉल टूर्नामेंट है। और इसे जो जीता है वो जीता है भारत ने। किसने जीता है? भारत ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, और भारत पहली बार इसको जीता है। ठीक है। और भा- भारत ने हिस्सा भी पहली बार लिया था इस टूर्नामेंट के अंदर, पहली बार हिस्सा लिया था। किसको हरा करके भारत जीता है? तो ध्यान रखिएगा, मालदीव को हरा करके जीता है। इस बार जो था इसका तीसरा संस्करण था। ठीक है। कौन सा एडिशन था? तो थर्ड एडिशन आपको ध्यान रखना है। पहला और दूसरा एडिशन दोनों ही श्रीलंका ने जीता था। ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें, थोड़ा डिटेल में चलते हैं, तो सबसे पहली चीज ये कि SABA की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो सबा वुमेन्स चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो तीसरा संस्करण था इस बार। इसका आयोजन 23 से लेकर 26 फरवरी तक किया गया। KD जाधव इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो ये जगह ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? नई दिल्ली में। और केवल 3 टीमें थी इसके अंदर हिस्सा लेने वाली, भारत, नेपाल और मालदीव। श्रीलंका ने इस बार पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो भारत, नेपाल और मालदीव 3 टीमों ने ही बस हिस्सा लिया था, जिसमें फाइनल में भारत ने मालदीव को हरा करके ये टूर्नामेंट अपने नाम किया है। ठीक है। पहली बार जो इसका आयोजन किया गया था 2016 में इसका आयोजन किया गया था पहली बार। समझ में आया? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, अगर मैं आपसे कहूं बास्केटबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 5 खिलाड़ी होते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत किसने लॉन्च की है? पहली चीज तो ये, कौन से मंत्रालय से संबंध है इसका? तो ध्यान रखिएगा, रक्षा मंत्रालय से। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। इन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। आप यहाँ पे राजनाथ सिंह को देख रहे हैं, और ये पत्रिका आपको दिख रहा होगा हाथ में। और मजे की बात यह है कि ये पहला संस्करण है इस पत्रिका का। क्या है? पहला संस्करण है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिहाज से। ठीक है। नाम क्या है? सशक्त भारत। इस पत्रिका का नाम है सशक्त भारत। इसमें है क्या चीज? इसमें है इस अगर बात करूं तो इसमें रक्षा मंत्रालय के जो कर्मचारियों की कविताएं, लेख और विचार, वो सब इसके अंदर शामिल किए गए हैं। ठीक है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, स्टैटिक जीके का, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र था आपका बंगाल गजेट। और ये कौन सी भाषा में था? ये आपका अंग्रेजी भाषा में था। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। 1780 में बंगाल गजेट की बात करें तो 1780 में जेम्स अगस्ट हिक्की ने इसको प्रकाशित किया था। ठीक है। इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार पूछा गया है कि कब किया गया, कब किया गया, तो पूछा जाए तो 1780। किसने किया? तो जेम्स अगस्ट हिक्की। ध्यान रखिएगा, कई बार JA हिक्की भी लिखा रहता है शॉर्ट में। नाम क्या है? बंगाल गजेट। ये भारत का पहला समाचार पत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कम से कम 10 से 15 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एशियाई विकास बैंक यानी ADB के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो 11वें अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं मासातो कांडा। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। किसकी जगह ली है इन्होंने? तो मासात्सुगु अस्कावा की जगह ली है इन्होंने। और मासातो कांडा की बात करूं मैं, तो इनका संबंध किस देश से है? तो ध्यान रखिएगा, जापान से इनका संबंध है। किस देश से? जापान से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले बात करते हैं यहाँ पे ADB के बारे में थोड़ा सा। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी, 1966 में। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। और हाँ, एक और चीज इसमें ध्यान रखिएगा, मनीला के अंदर एक मांडलुयोंग शहर है। मांडलियोंग शहर, वहीं पर इसका मुख्यालय है। ठीक है। सदस्य देशों की बात करें तो 69 इसके मेंबर जो हैं इस ADB के मेंबर है, यानी सदस्य देश है। और नवीनतम सदस्य देश, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया है कि इजराइल जो है इसका 69वां सदस्य देश बना था, है ना। तो सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन है? इजराइल है। ये जस्ट मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फ्लिपकार्ट की सुपर मनी ने किसका अधिग्रहण किया है? तो फ्लिपकार्ट की सुपर मनी की बात करूं, सुपर मनी जो है ना, इसने अभी किसका अधिग्रहण किया है? तो भारत एक्स का अधिग्रहण किया है। ऑप्शन सी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। सुपर मनी ने भारत एक्स का क्या किया है? अधिग्रहण किया है। बात करें तो ये जो सुपर मनी है ना, ये फ्लिपकार्ट समर्थित एक यूपीआई प्लेटफॉर्म है। क्या है? यूपीआई प्लेटफॉर्म है, आपको ध्यान रखना है। और अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या काम करता है। यानी एक तरह का ये पेमेंट ऐप है, यानी एक तरह का बैंकिंग सिस्टम है जिसके जरिए पैसे जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है। और अभी आपको ध्यान रखना है, अब इस समय इसका अधिग्रहण करने के बाद अब जो सुपर मनी है वो भारत का छठवां सबसे बड़ा यूपीआई प्लेटफॉर्म बन गया है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझा देता हूँ। आजकल फ्रॉड हो रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड चाहे जो भी आप कह लीजिए, बहुत तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं। आप में से हो भी चुका होगा, कुछ लोग शिकार भी हो चुके होंगे, नहीं हुए होंगे तो मैं आपको कुछ टाइप्स बता देता हूँ कि ये यूपीआई के माध्यम से फ्रॉड कैसे कैसे हो रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। फ्रॉड के कुछ तरीकों की बात करूं तो कई बार आपको ना एक कॉल आएगा और कॉल आने के बाद ये कहा जाएगा कि आपके पिताजी ने या आपकी माताजी ने या आपकी भैया ने आपको बोला है कि आपको पैसे ट्रांसफर कर दूं, क्योंकि उन्होंने उनसे उधार ले रखा था और उन्होंने अब उनका फोन नहीं लग रहा है, तो मैं आपको मतलब मैं आपके अकाउंट में जो है वो पैसे ट्रांसफर कर दूं, ऐसा उन्होंने कहा था। अब होता ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि दरअसल 10,000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। तो अब आपको क्या बोलते हैं वो कि भैया मैं आपको 2,000 रुपए ट्रांसफर कर रहा हूँ, एक बार आप देखिए जा रहा है क्या। और दरअसल वो आपके बैंक का मैसेज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जब भी आपके अकाउंट में पैसा आता हो, मतलब आप डालते हैं, तो होता क्या है कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट का एक मैसेज आता है। तो वो आपके बैंक अकाउंट से मैसेज नहीं आएगा, ये क्या करते हैं अपने खुद के फोन नंबर से ही आपको सिर्फ मैसेज भेजते हैं। बैंक का मैसेज कॉपी करने के बाद जिसके अंदर ये होता है कि एक मोबाइल नंबर होता है 10 डिजिट का, और उसमें ये लिख देते हैं कि 2,000 रुपए क्रेडिट किया जाता है आपके अकाउंट में। जहां पे होता क्या है कि वो मैसेज बैंक से नहीं आता, तो आपको तुरंत अपना बैंक का अकाउंट चेक करना है कि पैसे आपके बैंक में आए हैं कि नहीं आए हैं। मैसेज देख करके कभी भी पैसे मत ट्रांसफर कीजिएगा। मैसेज क्या होता है ना, जब वो अपने अगर मैं आपको अपने फोन से मैसेज कर दूंगा तो आपको तो यही लगेगा ना कि हाँ ये तो बैंक का मैसेज है, कि 2,000 रुपए मेरे अकाउंट में आ गए हैं। सेम बैंक का मैसेज कॉपी पेस्ट कर देते हैं। फिर क्या कहते हैं ये कि देखिए 2,000 की जगह पर मैंने आपको, है ना, जो है कितना भेज दिया, 20,000 भेज दिया है। आप एक काम कीजिए, 10,000 रुपए मुझे वापस कर दीजिए और 10,000 तो मुझे आपको देने ही थे। तो होता क्या है, आपको लगता है, आप जब देखते हैं मैसेज तो इन्होंने मैसेज कर रखा होता है 2,000 रुपए 20,000 रुपए का। तो आपको लगता है कि यार हाँ मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए आ गए हैं, और आप क्या करते हैं 10,000 रुपए उसे वापस ट्रांसफर कर देते हैं, बिना ये चेक किए कि मेरे अकाउंट में पैसा आया है या सिर्फ इन्होंने बस मैसेज किया है। तो एक तो ये फ्रॉड का तरीका हो गया। दूसरा क्या होता है कि कई बार क्या होता है ना कि वो कि ओटीपी मंगवा करके फ्रॉड किया जाता है। अब ओटीपी कैसे मंगवाया जाता है? जैसे आपसे किसी अनजान आदमी ने आया और आपका फोन लेकर के क्या किया, उसको कोड भेज मतलब जो साम कह क्या, देखिए ओटीपी कैसे फ्रॉड होता है। किसी अनजान आदमी ने आपके फोन से फोन किया, बोला कि भैया मुझे आपका फोन दे दीजिए, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, मुझे एक कॉल करना है। ठीक है। जैसे ही वो फोन लेकर के वो क्या करेगा, वो अपने पर्सन को फोन लगाएगा और वो आपका नंबर तो उसके पास चला ही जाएगा। तो आपके नंबर पे जो भी अकाउंट डिटेल्स होता है वो पैसा निकालने के लिए वो ओटीपी भेजेगा। और वो ओटीपी किस बहाने से बताता है, जैसे कहेगा कि अगर 4 डिजिट का ओटीपी है, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा कि टाइम कितने बजे मैं आऊं। मान लीजिए आपका ओटीपी है 8404, तो वो क्या बोलेगा कि 8:40 हो रहे हैं और 4 लोग आ रहे हैं। तो मतलब वो बातों बातों में आप मतलब आप बात करते टाइम ही आपके फोन पे जो ओटीपी आएगी वो बात करते करते वो उसको बता देगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे। दूसरा होता है आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। अच्छा, कई बार क्या होता है ओटीपी मंगाने के और भी तरीके होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक इंसान आपको कॉल करेगा और कॉल करने के बाद क्या होगा कि वो आपसे कहेगा कि मुझे जो है ना, आपके फ्रेंड का नाम या आपके किसी पेरेंट्स का नाम लेकर के कहेंगे कि मुझे उन्होंने आपका नंबर दिया है और कुछ बात करनी थी आपसे अर्जेंट में,
और इसीलिए मैंने आपको कॉल किया है। और फिर वो आपसे क्या कहेगा, देखिए उनका कॉल आ रहा है, आपके फ्रेंड का नाम लेके कहेगा, देखिए रोहित या फला किसी भी नाम लेकर के वो कह देगा, देखिए उनका कॉल आ रहा है, आप उनका कॉल उठा लीजिए। तो आपको लगेगा कि कॉल तो रोहित का नहीं है, अननोन नंबर का है, लेकिन वो आपको ना इतने कॉन्फिडेंस और जल्दबाजी में कहेगा कि आप क्या करेंगे, उस फोन को उठा लेंगे। और जैसे ही आप फोन को उठाएंगे तो वो क्या होगा, वो ओटीपी कॉल के माध्यम से मंगवाते हैं और वो आपसे कहेगा कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। तो जैसे ही आप कॉल उठाएंगे और कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो ओटीपी सुन लेता है। आप कॉन्फ्रेंस करेंगे, ओटीपी उसके पास चले, जब तक आप समझेंगे तब तक आपका पैसा जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। एक और फ्रॉड होता है, वो होता है क्या, सिम के माध्यम से। मान लीजिए आप कहीं मतलब कहीं किसी पार्टी में गए हैं या कहीं पे आपने अपना फोन छोड़ दिया है, और आपने अपना फोन छोड़ने के बाद आपको क्या लगता है कि आपने अपना फोन छोड़ दिया, आपने फोन को लॉक कर दिया है, तो आपका फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ। बिल्कुल गलत सोचते हैं। आपका सिम कोई भी अपने फोन में लगा करके, मान लीजिए ये आपका फोन है, आपके फोन की सिम मैंने अपने फोन में लगा ली, तो अब आपका जो भी ओटीपी होगा वो मेरे फोन में आएगा, क्योंकि पासवर्ड आपने अपने फोन में लगाया है, मेरे फोन में पासवर्ड नहीं लगाया है। तो मैं आपकी सिम को अपने फोन में लगा करके ओटीपी लेकर के आपके साथ फ्रॉड कर सकता हूं, आपका फोन लेकर के। ठीक है। एक ये भी तरीका है। एक और है आपका तरीका, जो है आजकल बहुत कॉमन चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट। नाम सुना होगा आपने। इसमें क्या कहा क्या किया जाता है, सॉरी, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसमें सिंपल सा एक प्रोसेस अपनाया जाता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि आपके बेटे ने या आपके भाई ने, है ना, कुछ गलत काम किया है या ड्रग्स डील का करते हुए पकड़ा गया है, और वो आपको क्या करेगा, कॉल करेगा, और कॉल करके आपको ना ऐसी ऐसी चीजें आपको कहेगा, और सामने वीडियो कॉल पे ना वो पुलिस की वर्दी पहन करके बैठा रहेगा। तो आपको लगेगा कि बैकग्राउंड में पुलिस स्टेशन दिख रहा है ना, पुलिस की वर्दी पहना हुआ है वीडियो कॉल पे, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो पुलिस वाला ही है। और आपसे वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, आप मुझे 10,000 रुपये भेज दीजिए, मैं सेटलमेंट कर देता हूँ। और या फिर कोई भी बहाने से वो कहेगा कि भैया आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जा रहा है, आपने आपका जो है मतलब आप गलत गलत गतिविधियों में पाए गए हैं, आपका यहाँ पे फोन नंबर ट्रेस हुआ है, ये हुआ है, किसी बहाने से आपको ना वो गुमराह करेंगे। कई बार तो इन्होंने क्या किया है, करोड़ों का चूना लगाया है, और ऐसा न्यूज़ के अंदर आपने देखा भी होगा कि इन्होंने खुद का पुलिस रूम तो बना ही रखा था, इन्होंने खुद के जज, वकील सब तैयार करके रखे थे, और सब कुछ कॉल पे, वीडियो कॉल के माध्यम से इन्होंने किया था, फ्रॉड किया था। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो कभी भी व्हाट्सएप कॉल पे अगर आपको पुलिस की मतलब वीडियो कॉल आती है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। ठीक है। घबराना नहीं है आपको, और इन सब से बचने का ये तरीका है। ये वो फ्रॉड के कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको समझाया है। आप लोग अपनी लाइफ में जरूर सतर्क रहिएगा। मेरी कोशिश है कि आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। देखिए, डिजिटल होना अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें हैं तो कुछ उसका नुकसान भी है ना। तो हमें कुछ सुविधाएं मिली है तो कुछ उसके नुकसान भी है, तो हमें उस नुकसान से बचना है। ठीक है। आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। ये सारी चीजें ना आप अपने घर पे अपने पेरेंट्स को भी बताइए, है ना, ताकि उनके साथ ये फ्रॉड ना हो। आजकल एआई का जमाना है। आवाज को बदल करके, मतलब ऐसा लगेगा कि आपके पिताजी की आवाज है या आपकी मदर की आवाज है या आपके भैया की आवाज है, और वो आपसे पैसा मांगेंगे, कहेंगे अर्जेंट पैसा भेजो, मैं फंस गया हूं या मेरा एक्सीडेंट हो गया है। और आपको लगेगा कि ये भैया की ही आवाज है या ये पापा की ही आवाज है, आप पहचानेंगे। लेकिन वो कंप्यूटर के माध्यम से, एआई के माध्यम से सेम आपके पापा की वॉइस जो है वो कॉपी कर ली जाती है, और उससे कुछ भी बुलवाओगे आप वही बोलेगा। ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको नंबर तो दिख ही जाएगा कि पापा के फोन से आ रहा है या अलग नंबर है। तुरंत कॉल को कट करना है, फिर तुरंत उस पर्सन को कॉल करना है। किसको, अपने पापा को या मम्मी को या भैया को, जिसने भी पैसा मांगा है, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है। तो आप फ्रॉड से बच सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना बहुत है ना। आज बहुत समय ले लिया मैंने। लास्ट टाइम में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हैरात फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, तो ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। और किसके द्वारा मनाया गया था, तो आपको ध्यान रखना है, कश्मीरी पंडितों की बात की थी मैंने। कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। ये शिवरात्रि को ही हैरात के नाम से मनाते हैं। ठीक है। जो महाशिवरात्रि है उसी को हैरात फेस्टिवल के नाम से मनाते हैं। आज आपके लिए छोटा सा और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम जो है वो कहाँ बनाया जाएगा, और आपको उस जहाज का नाम भी बताना है जिस जहाज को समुद्र में डुबा करके इस अंडर वाटर म्यूजियम को बनाया जाना है। दोनों चीज आपको बताना है। ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में।